अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज के अदबी मेले प्रोग्राम में सरवर गजाली और शगुफ्ता शफीक का सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं, वालेकुम सलाम। और आप सब जानते हैं कि हम हर 15 दिन के बाद किताब मेले नामी प्रोग्राम में अपने मेहमानों को यहाँ खुश आमदीद कहते हैं और शगुफ्ता और हम मिलकर उनकी मेज़बानी करते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं जनाब नासिर नाकागोवा साहब, जो कि जापान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ शबाना नवीद मौजूद हैं बांग्लादेश से। तो आइए आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन व हज़रात, ये प्रोग्राम आज पहली मर्तबा जर्मनी के एक दूर दराज जजीरे से मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मैं इस जगह आया हुआ था, लेकिन मैंने इस बात को मुनासिब जाना कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ, जूम का यही फ़ायदा है कि वहाँ से इंसान बराह रास्त जुड़ सकता है। तो इस जर्मनी के नॉर्थ जर्मनी पर जजीरे से मशरक़ी साहिल से आपको खुश आमदीद। नासिर नाकागोवा आपको, शबाना आपको और शगुफ्ता आप सबको। और हम जो है आज के प्रोग्राम में नासिर नाकागोवा को जानेंगे, पहचानेंगे, उनकी किताबों के मुतालिक बातचीत करेंगे। तो मैं दावत इकलाम देता हूँ शगुफ्ता शफीक को, वो प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज फरमाएंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। और ये कि दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक में पढ़ा जाने वाला अखबार जापान का नंबर 1 ऑनलाइन उर्दू अखबार उर्दू नेट जापान 1 के चीफ एडिटर जनाब नासिर नाकागावा साहब, जो कि सहाफ़ी, अदीब, मुसन्निफ, मिज़ा निगार, सय्याह, फोटोग्राफर, सफ़रनामा निगार और तर्जुमा निगार को हम अपने प्रोग्राम किताब मेला में खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले शुक्रिया नासिर भाई आपका इस बात का कि आपने मुझे ये किताब भेजी और इसको पढ़ के मैं अच्छा खासा कुछ ना कुछ आपसे मुतारिफ कुछ ना कुछ मैंने जाना है, और ये जो कुछ जाना है उसका कुछ थोड़ा सा समरी पेश करती हूँ कि जनाब नासिर साहब जो है 1988 से जापान में आबाद है। एक अदद प्यारी सी जापानीज बीवी और 2 खूबसूरत बेटों आदिल यूता और शाहरुख यूसुफ के वालिद मोहतरम हैं। तर्ज़ मिज़ाज के दिलचस्प मज़ामीन लिखना उनके बाएं हाथ का खेल है। नासिर साहब जापान में उर्दू ज़बान और अदब के बेलौस सफ़ीर हैं। इसके साथ सियाहत का बहुत शौक रखते हैं और 40 ममालिक की सियाहत कर चुके हैं। जापानी अदालतों और इमिग्रेशन ऑफिसेस में तर्जुमान की हैसियत से काम करते हैं। गोया बेहतरीन मुतरज्जिम है और इनका सलूक बिल्कुल सीधा साधा है, घुमा फिरा के बात नहीं करते, बल्कि सादा और सलीसाम फहम जबान इस्तेमाल करते हैं, जिसमें के मुश्किल अल्फाज बहुत कम होते हैं। और नासिर साहब आपको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका शगुफ्ता साहब कि आपको फौरी जो किताब आपको मिली फिर आपने इतने मुख्तसर टाइम में उसका आपने मुताले भी किया और अपने मैंने पूरी पढ़ी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, पूरी पढ़ी। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी बात है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। काफी दिनों से सरवर भाई से ये हमारी बातचीत चल रही थी कि किसी दिन ऑनलाइन आके बातचीत करेंगे आपस में, लेकिन अभी मोबाइल के ऊपर हो नहीं रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इजी कंफर्म वो फील नहीं कर रहा हूँ बैठ के यहाँ पर ना, कुछ जगह तंग हो गई है। अगर मोबाइल होता तो मैं यूं करके यहाँ बैठा होता सामने ना, तो बहरहाल आप थोड़ा सा ऊपर हो जाए, थोड़ा सा आपका कट रहा है, फेस कट रहा है थोड़ा सा। तो मैं इसको या तो थोड़ा नीचे करता हूँ ना, ये ठीक है, बस ये ठीक है। अब सही है, अब ठीक है, अब सही है, बिल्कुल अब सही है। और अब आप बिल्कुल इजी और फ्री फील करें माशाल्लाह। आप ये कोई इंटरव्यू वैसा वाला इंटरव्यू नहीं है, बहुत आराम से हम तो गुफ्तगू करते हैं। जी बिल्कुल जी। आपकी किताबों के बारे में, आपके बारे में। और नासिर भाई बहुत स्मार्ट खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं और खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करना इनकी जो है ना सबसे बड़ी जो है क्या कहा जाए कमजोरी या इनकी खुसूसियत है। तो और जितने लफ्ज आते हैं खुश के साथ, खुश मिजाज, खुश अखलाक, खुश लिबास, खुश रो, ये सब इन पर जो है ना फिट आते हैं। तो नासिर भाई माशाल्लाह वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं, दुनिया घूमे हुए, दुनिया से देखे हुए, तजुर्बा। जापान जैसे दूर दराज मुल्कों में जहाँ के अभी तक
सही से हमें समझ में नहीं आया कि वहां पर उर्दू का क्या सिलसिला है, उर्दू का कितना बड़ा हल्का है, उर्दू अदब पे वहां क्या काम हो रहा है। लेकिन एक बात हम सब जानते हैं, और वो है इनकी वेबसाइट, मैगजीन, जापान उर्दू इंटरनेशनल। मैं सही कह रहा हूँ? जी, उर्दू नेट जापान। उर्दू नेट जापान जी। तो देखिए, इस हवाले से भी हम आज बातचीत करेंगे। और शबाना जो है बांग्लादेश से, वो भी आपके बारे में जानना चाहेंगी, तो वो भी अपने कुछ सवालात आप पेश करना चाहें और हम सब मिलकर बातचीत। नहीं मिले। जी शगुफ्ता। अब मैं शबाना साहब को भी वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। और अगर मुझे आप अपना एड्रेस भेज देंगी तो मैं इंशाअल्लाह वहाँ बांग्लादेश में किताब भेजने की कोशिश करूंगा, शुक्रिया। क्योंकि इंडिया में अक्सर भेजता रहता हूँ मैं, लेकिन आजकल अच्छा। जी मुझे भेजिएगा अपना एड्रेस, तो मैं हम आपको लोगों 2-3 की किताब किताबें मिलती नहीं है ना जरूर। बांग्लादेश में उर्दू। उर्दू कब है वहाँ पर? नहीं, कहाँ मिलती है, पाकिस्तान से आती हाँ नहीं हाँ, है, ऐसे बाहर से सही कोई कह रहे हैं। भेजता नहीं है। हाँ नहीं, हम भेजेंगे मेरा आपको ख्याल है इंशाल्लाह। कि जापान जरूर या जर्मनी से आएगी तो जरूर मिल जाएगी। क्या ख्याल है आपका? हाँ। जी नहीं, पाकिस्तान से तो आती ही नहीं, हमारे तो सिलसिला ही बंद है ना पाकिस्तान से। अच्छा। सारे हाँ, रास्ते अभी कटे आजकल हुए हैं। इंडिया से ही बंद हुआ सिलसिला ना, और बांग्लादेश के बंद हो गया पाकिस्तान से। जी ठीक है, नासिर इसमें साहब सारी ने किताबें बहुत पहुंचा सेहत देंगे। की है, बड़े ममालिक में सैरें की हैं। आप ये बताइए कि आपने सबसे पहले तो किताबों का बताइए कि आपकी कितनी किताबें आ चुकी हैं। और मैंने तो एक ही पढ़ी है, लेकिन ये कि कई किताबें आपकी माशाल्लाह आ चुकी हैं। और जब एक किताब इतनी खूबसूरत है, बाकी भी सारी अच्छी होंगी। और कितनी आपकी कुतुब आ चुकी हैं जरा? मेरी सबसे पहली मेरी किताब जो थी वो ये है, आप नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल आ रही है। जी जी देश बना परदेश। जी जी, देश बना देश बना। परदेश, जी ये जी थी, ये सबसे पहली किताब थी। ये गालिबन 2013 में जी जी शाया हुई थी। जी हाँ, 2013 में। इसमें भी जो है जी मेरे तकरीबन 8-9 मवालिक के सफरनामे भी हैं। और ये मोटी किताब जख्म इसलिए हो गई क्योंकि मुझे पहले जो मेरे मज़ामीन थे वो मैंने सारे जमा करके एक पहला तजुर्बा था मेरा, बहुत मोटी हो गई, तो लोग जी इसको जी देख के जी डर जाते हैं कि इतनी जख्म किताब है, पता है इसमें क्या लिखा हुआ है। तो दरअसल इसमें ये शुरू के समझे कि जापान के जो मेरे तजुर्बात हैं, जापान में मैंने जो देखा, जापान की तरक्की जापान ने किस तरह की, और यहाँ की जो जी, जब रहन जी सहन, यहाँ ये के जापान से जो लोगों, मुतालिक है, मुकम्मल जापान किताब के आप। मुतालिक मज़ामीन इसमें बहुत ज्यादा है। इस किताब में जी बहुत ज्यादा जी जी जापान की शादी ब्याह किस तरह होती है, तजहीद और तकफीन किस तरह की जाती है, जापानियों जी के इनके जो जो रस्म रिवाज है वो क्या है, यहाँ के जो बादशाह, जो रॉयल फैमिली है, उनके बारे में लिखा है। फिर यहाँ के जो इमिग्रेशन के कवानीन जो है, यहाँ के टैक्सेशन सिस्टम जो था उसके बारे में लिखा, यहाँ का जी जापान के एजुकेशन सिस्टम उसके ऊपर लिखा मैंने, उर्दू में लिखा मैंने। तो इस पर तकरीबन ना ये इसी जख्म हो गई। अच्छा, उसके बाद भी मुझे 2 साल हो गया, 2 साल के बाद फिर ये किताब आई 2015 में, दुनिया मेरी नजर में। दुनिया दुनिया मेरी मेरी नज़र। नजर में, तो इसमें भी तकरीबन ये कि 8-9 ममालिक के सफरनामे इसमें शामिल हैं। और बाकी इसमें भी जापान के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है। और जो वक्फे वक्फे साथ कभी कोई मजमून जब मैं लिखता हूँ तो वो भी इसमें शामिल कर लेता हूँ मैं। तो इसमें तकरीबन 8-9 मज़ामीन भी शामिल है। और फिर जो हमारे दोस्त हैं सारे, जैसे सरवर भाई हैं, या और हमारे डॉक्टर कदीर खान साहब हैं, या मरहुमा बानो कुसिया थी, उन लोगों ने मेरी पहली किताब पढ़ी, तो उनके तबसरे जो है फिर मैंने इस किताब में भी शामिल जी किए हैं। बेशक। इस किताब में भी हाँ, शामिल वो किए बहुत मैंने। जरूरी होते हैं, वो मोहब्बत से लिखे हुए तबसरे जी, जरूर तो हर किताब महफूज में होते हैं। माशाल्लाह आप जैसे जो अदीबा हैं, अदीब जो हैं, सरवर भाई जैसे, उन लोगों के तासुरात जो है इस किताब में, हर किताब में मेरी शामिल है। तो अभी मैं 2 साल जी पहले गालिबन जर्मनी जब आया था, 2 साल पहले कोरोना से पहले, तो सरवर भाई से बड़ी एक दिलचस्प मुलाकात रही। और फिर सरवर भाई के साथ और शिराज गिलानी जो हमारे दोस्त हैं, जर्मनी फ्रैंकफर्ट में रहते हैं, तो वहाँ पर हमारे एक मुश्तरका दोस्त इकबाल हैदर साहब, तो सरवर गजाली भाई वहाँ पर तशरीफ लाए, फिर वहाँ पर मुलाकात हुई। और उसके बाद फिर वो हम दूसरे दिन जो है वहाँ एक कोई पार्लियामेंटेरियन थे, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, तो उनसे मुलाकात रही। तो सरवर भाई के साथ काफी टाइम हमने गुजारा, लेकिन वो मुझे जी ऐसा लगता है कि मैं वो वक्त कभी भूल नहीं सकूंगा, इतना जबरदस्त। और सरवर भाई ने मुझे वहां पर अल्लामा इकबाल की जो रिहाइश थी वो भी दिखाई हमें, और बारिश भी हो गई थी, बहुत तेज बारिश हो गई थी, हम लोग जा रह नहीं सकते थे वहां पर। फिर वहां पर जो जी जी पत्थर के ऊपर जो वो लिखा हुआ है, वो संग, उसके ऊपर जो शायरी थी वो उसका जर्मन में लिखा था, जर्मन का उनका तर्जमा करके भी बताया इन्होंने। तो बहुत अच्छा लगा सरवर भाई के साथ मिलकर, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दोबारा फिर मुलाकात करता, लेकिन कोरोना आड़े आ गया, और कोरोना जो है मेरी पाँव में जो जंजीरें डाल दी है। इंशाल्लाह कि कोरोना भी
चला जाएगा। लेकिन किताब का इंतसाब तो आपने कोरोना के नाम किया है, और बड़ा अच्छा उसके साथ जुमला भी लिखा है कि भाई कोरोना के नाम है, जिसने दुनिया में बहुत सी मस्बत अकदार बहुत मिटा दी। दर्जा, मैं ये समझता हूँ कि कोरोना बहुत ने, मुझे इंतसाब बहुत ही पसंद आया, और हकीकत भी है अच्छा ये शुक्रिया, कि कोरोना ने शुक्रिया। कुछ मेहरबानी भी की है, बुराइयां बहुत, तो बहुत है, लेकिन जी बहुत जी, कुछ अच्छाइयां भी इससे जुड़ी हुई थी। इसके कोरोना की वजह से मुस्बत तब्दीलियां भी आई हैं, नुकसान भी हुए हैं। और देखिए जब भी कोई कुदरती आफत आती है दुनिया में, तो वो उसमें अल्लाह ताला का वो होता है, कोई मसलियत होती है अल्लाह ताला की ना। तो मिसाल बेशक। के तौर पे कोई तूफान आते हैं, कोई जल्जले आते हैं, उसके बाद उसके जो रिएक्शन बाद में जो दूसरी चीजें होती हैं, वो कोई अच्छा भी होता है किसी के लिए ना। तो अभी जैसे कोरोना आया, मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से जो हवा में जो आलूदगी थी, जो पोल्यूशन थी जहाजों की, जो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन खत्म हुई है। बहुत पोल्यूशन और था जी। सबसे ये कि लोगों ने अभी देखें, मैंने कई दिनों से मैंने देखा किसी दोस्त ने मुझे कहा कि यार मैं बीमार हो गया, मेरी तबीयत सही नहीं है, या मुझे नजला हो रहा है, या मुझे वो हो रहा है। वो यानी कि ऑटोमेटिकली जब अपनी सफाई का ख्याल रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, घर में भी बाहर भी आने जाने में भी लोगों से मिलने सही में भी, बात। उसकी वजह से सही लोगों को बात। बीमारियां जो है खत्म हो गई हैं, ये तो देखा है, दूसरी जो बीमारियां होती बिल्कुल। थी। देखिए तो हमारे बड़ा साथ एक यहाँ मजबूत, सॉरी और आपकी दूसरी बात बात ये काट रहा हूँ कि नासिर भाई। जी जी, हमारे साथ बांग्लादेश सैदपुर से सलाम हमीद इस वक्त जुड़ गए हैं। खुश आमदीद सलाम हमीद साहब। हाँ अमीर साहब, अस्सलाम जी वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम तमाम सलाम। तमाम हाजरीन को, नाजरीन को मेरा सलाम मोहब्बत। वालेकुम माशाल्लाह, अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। खसूस आज के मेहमान नासिर कारवा को। अच्छा, बाकी किताबों में आपके मौजूआत क्या हैं, और भी आपकी हाँ, कई किताबें हैं, उनमें अच्छा, मौजूआत क्या हैं शिफा जी आपके? देखिए, मेरे हर किताब में ना, एक तो मेरे 7-8 सफरनामे जरूर शामिल है, और फिर मेरे मज़ाहिया मज़ामीन, हर किताब में 2-3 जी मज़ाहिया जी जी। मज़ामीन हैं कि संजीदा किस्म के मज़ामीन हैं। और फिर बाद कहीं कहीं मैंने 2-4 अफसाने भी लिखे हैं। और फिर जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल होती है, उस वक्त उस मौके का जो टॉपिक होता है, उसके मज़ामीन शामिल करता हूँ इस किताब में। जी इस जी। सिर्फ एक किताब, मेरी चौथी किताब ऐसी है, तीसरी किताब, जिसमें सिर्फ 8 ममालिक के सफरनामे हैं, और इसमें जी कोई और जी। मजमून नहीं है। बाकी सारी किताबों में दूसरे मज़ामीन भी मैंने शामिल किए हैं सफरनामों के साथ साथ। तो मैंने जी 40 जी। ममालिक जो है, 45 ममालिक अब तक देख चुका हूँ मैं। लेकिन सफरनामे जो है मैंने तकरीबन 32 ममालिक के लिखे हैं, क्योंकि सफर मैंने बहुत पहले करना शुरू किया था, सफरनामे लिखना बाद में शुरू की है। इसलिए वो हाँ। जो आज से आना 30 आपके साल पहले जो आपके मैंने तो फसल की थी उसके सफरनामे बारे पढ़ में। के मजा आ गया, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, स्विट्जरलैंड का और ईरान का। जी ईरान जी। में आपकी जो गाइड है वो बहुत पसंद आई, समीरा, बहुत अच्छी मजेदार जी किस्से है, बहुत उम्दा। और स्विट्जरलैंड का भी बहुत उम्दा सफरनामा। जी, और ये बिल्कुल। कि वो ईरान में दरअसल ना, वो एक डॉक्टर वफा यजदान साहब हैं, और अली बयार साहब, इन जी दोनों, ये दोनों जो ईरान तेहरान यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर थे दोनों ना। तो इनसे मेरी मुलाकात 2014 में या 2015 में न्यू दिल्ली में, वहाँ पे जी डॉक्टर जी ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब ने एक वो आलमी उर्दू का जो वो रखा था, सेमिनार रखा था, तो उसमें ये ईरान से आए हुए थे। मैं यहाँ जापान से गया था, इकबाल अहमद साहब जर्मनी से आए थे, तो वहां पर उनसे मुलाकात हुई थी। तो फिर जब जापान में आए वापस, तो 2 साल के बाद मैंने उर्दू नेट जापान, जो हमारा ऑनलाइन अखबार है, उसकी हमने सेरेमनी करनी थी, तो फिर मैंने डॉक्टर वफा यजदान को ईरान से बुलाया। तो फिर वो तशरीफ लाई, यहाँ पर जापान आई, तशरीफ लाई, तो इसके साथ 2-4 और भी अदीब थे, दूसरे ममालिक से आए थे। फिर उन्होंने मुझे ईरान की दावत दी कि आप ईरान आए। तो फिर ईरान यूनिवर्सिटी में फिर मेरी इस किताब की जो वहाँ ईरान का तो पर, बहुत ही अच्छा सफरनामा है आपका, मुख्तसर जी है लेकिन ये अच्छा है। आपने जी अपने जी, इतने मजेदार मज़ाहिया मज़ामीन का जिक्र किया, तो कुछ सुनाइए। मेरा ख्याल है अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड है तो सुना दें, या जो आपको पसंद हो। विजिटिंग कार्ड, मैं विजिटिंग कार्ड से पहले ना एक और, लेकिन 10 मिनट लग जाएंगे इसमें, आप लोग बोर तो नहीं होंगे? नहीं एक नहीं, नहीं एक नहीं, एक सुनाने 10 मिनट लग जाएंगे, इट्स ओके। बिल्कुल। तो विजिटिंग कार्ड सुनो, ये एक वाला, वो नाई का जो सुना दो, नाई जो वाला। जो आपको इजी लगे, जो अच्छा लगे, जो मजेदार हो, क्योंकि मैंने तो ठीक पढ़ा है नहीं, उसको, मैंने सफरनामे में पढ़ा है कि लोग बहुत खुश हुए, तो मैंने कहा मैं आपसे फरमाइश जी कर दूं कि हम भी सुन लें। ठीक है, मैं वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जो बचपन की, जिससे हमारी यादें हैं बहुत ज्यादा ना। जरूर। मैं जब पे निकाल रहा हूँ, आप जरा जी कोई और गपशप करें ना बीच में। जी जी जी, दिलचस्प जरूर बात बिल्कुल। ये है ख्वातीन हज़रात कि नासिर नाकागोआ और हम तो हम पेशा भी हैं। अच्छा। ये जापानी जबान में मुतरजम है, और मैं जर्मन जबान का मुतरजम हूँ। और बड़ी आपको बात। मालूम है कि जर्मन और जापान की तारीख भी बहुत मिलती जुलती है। अगर आप करीब की तारीख, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, तो उसमें तो ये 2 मुश्किल ममालिक थे
जो कि दुनिया के हवाले से, जंग के हवाले से। तो जापानी जबान तो शायद बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन जर्मन जबान को भी लोग उमूमन मुश्किल ही समझते हैं। क्योंकि नासिर, आप जब तैयार हो जाए तो फिर आपकी बात सुनेंगे। मैं बताऊंगा आप। तो हमारे लिए तो दोनों ही मुश्किल है भाई। जी हाँ। अच्छा, पता क्या सलाम भाई, जबान जो भी है ना, किसी भी दुनिया की जबान सारी मुश्किल है। मुश्किल है, जब आप सीख लेते हैं तो वो आसान हो जाती है। वो आसान हो जाती है। कोई भी जुबान जो जबान ये नहीं कह सकते ये बहुत आसान हर जबान है, काम करने से पहले मुश्किल है। जी हाँ। जी जी जी। क्योंकि मैं जब जर्मनी आ रहा था तो लोग मुझसे हमेशा यही कहते थे, यार आप जर्मनी जा रहे हो, वहां की जबान और इतनी मुश्किल। मैंने जब नासिर से मैं मिला तो मैंने सोचा यार इनको तो जापान जाते वक्त लोगों ने बहुत ही कहा होगा कि यार ये तो वो तो अल्फाबेट्स भी नहीं हुए। जर्मन जबान में कम से कम ये है कि हम लोग अंग्रेजी के अल्फाबेट से आशना होते हैं, तो हमें ये पता होता है कि चलो भाई ठीक है, थोड़ा मुंह टेढ़ा करके या इस तरह उस तरह करके। जापानी लैंग्वेज का तो मसला ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जापानी जुबान में ना अल्फाबेट देखिए, जर्मन में मैं आया, जर्मनी में गया हूँ, स्पेन गया हूँ, वहां पर चूंकि वो उसमें इंग्लिश के स्पेलिंग है ना, वो कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन जापानी जुबान में तो और चाइनीज और जापानीज में तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता, तुक्का लग भी नहीं सकता आपका कि ये क्या लिखा है। अच्छा, हमें ये फायदा भी है कि जापानी सीखने के बाद अब मुझे ये भी है कि मैं अगर चाइना जाता हूँ तो उनका भी तर्ज तहरीर एक जैसे ही है। तो मुझे अच्छा उनका वो ऐसे ही जैसे कि हमारी फारसी या उर्दू है ना। अब हम फारसी पढ़ तो लेंगे लेकिन तलफ्फुज़ वाला नहीं आएगा, उसका मायने तकरीबन वो आधे मिलते जुलते हैं। इस तरह चाइनीज के जो कैरेक्टर्स हैं, जापान के जो कैरेक्टर्स हैं, वो अपनी जबान में पढ़ते हैं, उनका तलफ्फुज़ अलग है, जापानी में अलग है, लेकिन मायने एक ही है। अगर मिसाल के तौर पे अगर कहीं टॉयलेट लिखा हुआ है तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी वो उसका मतलब यही बैतुल खला है, वहां पर बैतुल खला ही है। अगर कुछ और जैसे गाड़ी है, गाड़ी लिखी हुई है तो उसकी भी कैरेक्टर वहां पर सेम ही है, यहाँ पर भी सेम ही है, लेकिन वो उसके शाह बोलेंगे, हम कुरुमा बोलेंगे, इस तरह का होता है। यानी कि आप चीन में एग्जिट या हाईवे वगैरह पर वो समझ जाएंगे कि ये अंदाजा में तकरीबन 80% समझ जाऊंगा कि ये क्या है। अगर कोई किसी होटल में जा रहे हैं, कुछ मेन्यू लिखा हुआ, मुझे पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल समझ गया मैं। जैसे हमें फारसी का हमें भी अंदाजा हो जाता है कि हाँ यही होना चाहिए। जी जी। तो यही जब हम लोग फ्रैंकफर्ट में मिले तो हम लोगों ने यही बातें की कि देखिए दो मुश्किल तरीन जबानों को हम लोगों ने जो है ना ज़ेर नगू किया। चलिए जी, मैं एक मजबूर है, मेरे बचपन की यादें हैं, और ये यकीनन सरवर हमारी उम्र को ज्यादा फर्क नहीं है, मेरे ख्याल से चंद दिनों का होगा या चंद महीनों का होगा, ठीक है ना। तो और ये उसी दौर की बातें हैं जब जो दौर आपने कराची में गुजारा, जो दौर मैंने कराची में गुजारा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, इसको 10 मिनट लगेंगे जरा। तो इसका टॉपिक है कि वो ये मेरी दूसरी किताब में शामिल किया, मैंने दूसरी किताब में शामिल किया। इसका टॉपिक ये है कि वो कौन सा शख्स है जिसके आगे दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान भी सर झुका देता है। और पता चल जाएगा वो बार है ना, तो खलीफा जी है, नाई है ना, नाई, उनके ऊपर ही ये मैंने लिखा था 2015 में। बचपन में जिन लोगों को मैं पसंद नहीं करता था, उनमें एक ऐसी आम शख्सियत थी जिसके पास ना चाहते हुए भी मुझे 2 महीने में जाना ही होता था। मगर मैंने देखा है कि इस आम शख्सियत के सामने बड़े बड़े सुरमा, रोबदार, बदमाश, आला व अदना, तालीम याफ्ता या गैर तालीम याफ्ता और बड़े बड़े ताकतवर इंसान भी उसके पास जब जाते थे तो काफी देर उसके सामने सर झुकाए टुकड़ू या कुर्सी पर बैठे रहते थे और उसकी बातों का जवाब भी हाँ हुई में देते थे, और किसी की मजाल नहीं होती थी कि वो उसके सामने सर उठाए या उससे गुर्राए। जो भी उसके सामने सर झुकाए बैठा होता था वो उसके सर को पकड़कर इधर उधर करने के साथ साथ उसका माथा या उसकी ठोड़ी को भी अपनी मर्जी से मोड़ता मारता रहता था, मगर किसी की मजाल नहीं होती थी कि उससे कुछ कह सके, बल्कि बाद औकात वो अकड़ी हुई गर्दन को अपने हाथ से खम देकर नीचे कर दिया करता था और खुली आंखों को खुद अपने हाथों से बंद कर दिया करता था। अच्छा, अब आपको भी गुस्सा आ रहा होगा कि मैं किस शख्स के बारे में कह रहा हूँ। तो जनाब, ये हस्ती जिसे पढ़े लिखे तबके में खलीफा जी और आम तबके में नाई कहा जाता है, शहरों में बार्बर और आला तबकों में हेयर ड्रेसर वगैरह भी कहा जाता है। शहरों में रहने वाले ये शख्स बहुत मॉडर्न नजर आता है और उसके काम मखसूस होते हैं। वो सिर्फ सर के बाल तराशता है और शेव बनाता है और बड़ी टिप टॉप में रहता है, पैंट शर्ट और बूट इस्तेमाल करता है, जबकि उसकी बरादरी का दूसरा शख्स जो गांव या गोठ में रहता है उसके जिम्मे काम बहुत ज्यादा होते हैं, जिनमें सर के बाल तराशने, शेव करने के अलावा बालिगान के बगलों के बाल भी साफ करता है और नौमौलूद नर बच्चों को दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए ख्याली जरिया दिखाकर मुसलमान होने का सर्टिफिकेट भी जारी करता है। यानी उनके
और सुना है कि सूबा पंजाब में यही शख्स शादी व मर्ग पर भी अपनी खिदमत पेश करता है और लोगों को बराह रास्त दावतें देने जाता है, और ऐसे मौकों पर खाने भी तैयार करता है। उसका लिबास धोती कुर्ता या शलवार कमीज हो सकता है, या सिर्फ धोती कमीज से बेनियाज भी हो सकता है। और जो लोग उसके बाद झुकने नहीं आते, ये बताते खुद उनके घरों या हवेलियों में जाकर उन्हें झुकाता है। बचपन की बात है कि यही कोई 42-45 साल पहले की बात है कि इतवार की आम तातील हुआ करती थी, और हमें अपने घरों में मज़कूरा वाला शख्स की आवाज सुनाई देती थी कि बाल कटवा लो बच्चों के, 2 आने में बाल कटवा लो बच्चों के। अच्छा, बस ये आवाज कान में पड़ी, इधर हम चौकन्ने हुए, उधर अम्मा चौंकी, और माँ बेटे में दौड़ का मुकाबला शुरू हो जाता था। आखिरकार अम्मा का हाथ जब बुद्धि में पड़ता था तो हमारी हार हो जाती थी, और थोड़ी देर में आवाज लगाने वाला दरवाजे पर खड़ा नजर आता था, और हम नर बच्चों को उसके हवाले कर दिया जाता था। वो फेरी वाला नाई गली के मरकज में मैली कुचली सी चादर बिछाकर अपने औजारों वाली संदूकची खोलता था, जिसमें से जंग आलूद उस्तरे, ब्लेड, कैंची, दुम्बे के बाल काटने वाली मशीन, मैल से भरी हुई कंघी, बदबूदार तौलिया और एक टीन का कप बरामद होते थे। हम जो अम्मा जी के खौफ से उसके सामने झुके बैठे होते थे और हिचकियां मार मार कर रो रहे होते थे कि ठीक है अम्मी जान, इसे कहते कि मेरे अंग्रेजी बाल काटे तो मैं फिर कटवाऊंगा, वरना नहीं। इस शर्त पर अम्मी जान उससे बुलंद आवाज में कहती है कि देखो भैया, मेरे बच्चे के अंग्रेजी बाल काटना। अच्छा, हम जो सर झुकाए बैठे होते थे, अम्मी जान की आवाज सुनकर मुतमईन हो जाते थे, मगर हमारे इस झुके हुए वक्फे के दौरान अम्मी जान खलीफा जी को इशारा कर दिया करती थी कि वैसे ही काटना जैसे पहले काटे थे, यानी मशीन फेर दो। काफी देर झुकने के बाद एहसास होता था कि यार कैंची की आवाज बिल्कुल नहीं आई, बल्कि खर्च खर्च मशीन की आवाज आ रही है। खलीफा जी की इस खिदमत के बाद जो हम उठते थे तो सामने हमारे दोस्तों की भी कतार लगी होती थी, और हमें देखते ही हंसना शुरू कर देते थे। उनकी हंसी से अंदाजा होता था कि ये अंग्रेजी बाल नहीं कटे, बल्कि खटक बाल कटे हैं। घर जाकर जो आईना देखते तो बेख्तियार रोना आ जाता था, मगर अम्मी जान कहती कि बेटा कोई बात नहीं, अभी बहुत गर्मी है ना, इसलिए मशीन फिरवा दी है, अगली बार वादा रहा कि अंग्रेजी बाल कटवाऊंगी। वो फेरी वाला नाई सारा दिन हम जैसे कितने ही बच्चों की हजामत बनाकर अपनी झाड़ी खड़ी करके बच्चों की बददुआएं लेकर चला जाता था। फिर कुछ अरसे बाद जब मैं दूसरी जमात में था तो ये बाल कटवाने का शोभा अब्बा जान के सुपुर्द कर दिया गया। वो हमें मोहल्ले के बाजार में ले जाते, जहाँ दुकान खोले हुए खलीफा जी की, जिन्हें मुकीम भाई कहा जाता था, उनके हवाले कर दिया जाता था, और वालिद मोहतरम खुद कुर्सी पर बैठकर अखबार का मुतालिया करते थे। मुकीम जी की आवाज आती, मुल्ला जी, मेरे वालिद से मौलाना थे, मुल्ला जी बच्चे के बाल कैसे काटने हैं? तो अब्बा जी जवाब देते कि भाई गर्मी का मौसम है, उस तरह फेर दो। बस ये सुनना था कि जिससे जान निकलती महसूस होती थी, मगर बगैर एहतियाज किए 15 मिनट में टिंड पर हाथ फेरते शर्माते हुए घर आ जाते थे कि अब्बा जी के सामने एहतियाज क्या होता है, रोना क्या होता है, इसकी कोई अहमियत नहीं थी। जब होश संभाला और 10-12 साल के हुए तो उसी मुकीम भाई से अंग्रेजी बाल कटवाने का शौक पूरा किया करते थे। कि आहिस्ता आहिस्ता दौर बदलता गया और हमारे बालों का स्टाइल भी बदलता गया, और खलीफा जी भी बदलते गए। वतन अजीज में नाई की दुकान किसी पेड़ के नीचे, नाले के किनारे या किसी बस स्टैंड पर भी हो सकती है। बार्बर की दुकान बाकायदा किसी बाजार में आम दुकानों के साथ होती है, और उसके बाकायदा दरवाजे वगैरह भी होते हैं। ताहम हेयर ड्रेसर की दुकान नहीं सैलून होता है, जिसको बाहर से भी खूबसूरत शीशों से सजाया होता है, अंदर एयर कंडीशन भी होता है, और कुर्सियां भी कुशन वाली और नरम होती हैं। जो अच्छा, जवान होने तक मज़कूरा बाला लोगों की खिदमत हासिल की या जबरदस्ती दिलवाई गई। इसके बाद जापान आए तो जापानी खलीफा बड़े पसंद आए। उनके साथ उनकी मुआविन खूबसूरत खवातीन भी होती थी। चंद साल बाद जब अपनी मौजूदा और इकलौती बेगम से शादी हुई तो महदूद आमदनी में घर के अखराजात पूरे करने के लिए खलीफा जी के पास जाने पर सबसे पहले पाबंदी आयद हो गई कि सिर्फ 6 माह में एक बार जाया जाए, क्योंकि जापान में नाई उनकी बहुत महंगी है। जब हम आए थे शुरू में, यानी उस जमाने में लगा लें कि वो 1 घंटा लगाता था और 4000 यानी कि ये समझ लें कि $40 लगते थे उस जमाने। हमारी एक दिन की आधी दाढ़ी होती थी, बाल कटने में लग जाते थे। जब शादी हुई तो बेगम ने कहा भाई अब हर महीने नहीं जा सकते, आपने 6 महीने के बाद जाना है, और अगर हर माह जाने की जरूरत महसूस करें तो बेगम की खिदमत हासिल की जाए। यानी वही 40 साल पहले वाली कहानी फिर दोहराई गई। इस तरह मेरी बेगम हमारे आने वाले दोनों बच्चों के बाल खुद काटने के लिए पूरे 1 साल तक मुझ पर तजर्बा करती रही, और उन्होंने हमेशा बच्चों के बाल एक तजुर्बा कार नाइन की तरह काटे, मगर खुद बाकायदगी से ब्यूटी सैलून जाती है। कभी भी मुझे मौका नहीं दिया कि उसके बालों की सफेदी मुझ पर अया ना हो जाए। अब कुछ जापान के खलीफा के बारे में बातचीत हो जाए। आज से 27 साल कबल जब जापान आए तो यहाँ हर चीज ही महंगी हुआ करती थी, मगर खलीफा जी की फीस तो सुनकर हैरान हो जाते थे। पहली बार जापानी खलीफा जी के पास गए और उसे इशारों से समझाया कि इस किस्म के बाल काटने, बल्कि उसके पास एल्बम हुआ करता था, उसमें मुख्तलिफ स्टाइल के बाल कटे हुए लोगों की तस्वीर भी हुआ करती थी। जापानी खलीफा जी की फीस हमारी एक दिन की कमाई का निस्फ हुआ करती थी, और निस्फ कमाई की कदर का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि 4 दिन का घर का राशन खरीदा जा सकता था। कई दोस्तों से मालूम किया कि भाई कोई ऐसे नाई की दुकान बताओ जो पैसे कम लेता हो। आखिरकार हमारे एक दोस्त ने खलीफा जी की दुकान दरियाफ्त कर ही ली, जो निहायत सस्ते पैसों में बाल काटते थे।
इस दुकान का पाकिस्तानी में चर्चा आम हो गया और अब वहां वो काफी रश भी रहने लगा। एक दिन इतवार को बाल कटवाने गया तो मुझसे पहले एक साहब बाल कटवा कर कुर्सी से उठे। अभी सुनने वाली बात है जरा सरवर भाई, सुन रहा वो हूँ। कुर्सी से उठे और दुकान के कोने में जाकर खड़े हो गए। खलीफा जी पैसे वसूल करने जब उनके करीब आए तो मौसूफ ने अपना बाजू उठाया और मोटे से शिकम से शर्ट उठाकर अपना मुंह छुपा लिया। अच्छा, अब खलीफा जी हैरान परेशान कि यार ये क्या माजरा है। अच्छा, मैंने जब ये मंजर देखा तो हंस हंस कर मैं भी लोटपोट हो गया, क्योंकि मैं समझ गया था कि वो पाकिस्तानी क्या चाह रहा है। लेकिन काफी देर वो इसी पोज में रहा। खलीफा जी भी कभी मेरी तरफ, वो कभी उसकी तरफ देखते। मैंने उस पाकिस्तान से कहा कि भाई यहाँ जापान में बगल के बाल साफ करना नाई की जिम्मेदारी नहीं है। तो वो बहुत हैरान हो गई, यार ये क्या बात हुई, पैसे भी दो और काम भी पूरा ना करो। पाकिस्तान में तो बाल कटवाने के बाद बगल के बाल भी काटते हैं और मूछें वगैरह भी दुरुस्त करते हैं। मैंने कहा वहां तो बहुत कुछ काटते हैं मगर यहाँ पर इसी पे इत्तेफाक करें आप। अच्छा, अब तो खैर जापान में भी पुराने खलीफा जी जो है उनकी दुकानें ठप हो गई हैं और जापान की हर गली कुचे और बाजार में सिर्फ 1000 येन में, यानी कि $10 में 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी मर्जी के बाल काट दिए जाते हैं। और जदीद दौर में नाई सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि ख्वातीन की तादाद भी बहुत ज्यादा नजर आती है। पहले जापान में खलीफा जी फीस तो ज्यादा लेते थे मगर पूरा 1 घंटा सर्व किया करते थे और वो बाल काटने के साथ साथ शेव भी करते थे, शैम्पू भी करते थे, कंधों का मसाज भी किया करते थे और आखिर में फीस वसूल करते वक्त एक सिगरेट भी सुलगाकर पेश करते थे और ग्राहक को बाहर दरवाजे तक अलविदा कहने आते थे। जापान के पुराने खलीफा भी पाकिस्तानी खलीफा की तरह बहुत बातूनी होते हैं और 1 घंटे में दुनिया भर की खबरें सुना दिया करते थे और ग्राहक का पूरा एक इंटरव्यू भी ले लिया करते थे। जापान के खलीफा के सामने भी हर कोई झुकता है मगर जब वो अपना फर्ज पूरा करता है तो खुद भी ग्राहक के सामने झुक जाता है। जापान में नाई का पेशा हो, कसाई का हो या खाकरों का, सबकी इज्जत सांझी है। यहाँ कोई किसी से उसके पैसे की नफरत नहीं करता। ये लोग भी आम आबादियों में ही रहते हैं और आम लोगों की तरह तालीम याफ्ता होते हैं, बल्कि जापान में ऐसे पेशेवर को ज्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता है। 2013 के आदाद शुमार के मुताबिक जापान में बार्बर शॉप या ब्यूटी सैलून की तादाद तकरीबन 2,40,000 है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब कुछ नाज़रीन की दिलचस्पी की बात हो जाए, आपको जापान की बारे में बताइए कि वो वहाँ के कवानीन कैसे हैं, बहुत सख्त हैं या उनमें लचक है या उन पे अमल करना पड़ता है या कुछ छूट भी मिल जाती है? देखिए, जापान के मैंने चूंकि 45 ममालिक देखे और मैं वहाँ का भी ज्यादा ख्याल तो नहीं रहता, मैं 4-5 दिन रहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम हो जाता है कि यहाँ के कवानीन कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, उनका बोलचाल, उनका हुस्न अखलाक कैसा है। लेकिन मैं जब भी किसी भी मुल्क से मैं वापस आया हूँ तो मुझे आके यही होता है कि मैं ठंडी सांस लेता हूँ, यार शुगर में जापान आ गया। हत्ता कि पाकिस्तान से वापस आता हूँ, किसी भी मुल्क से आया हूँ मैं, तो मतलब अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से, कहीं से भी, मतलब जापान जैसा मुल्क कोई नहीं है। अच्छा, कवानीन की जो बात है, यहाँ पर जो कवानीन जो है ना, वो ये समझते हैं जैसे हमारे यहाँ कोई गुनाह करना सवाब करना, सवाब 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 कोई गुनाह जुर्म करना नहीं। जैसे होता है ना कि अगर हमने ये ना किया तो गुनाह मिलेगा, अगर ये किया तो सवाब मिलेगा। जैसे हम इबादत में हो ना, अगर हमने नमाजें ना पढ़ी तो हमें गुनाह मिलेगा, नमाजें पढ़ेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। जापान में ये है, इनका तस्वुर ये है कि हमने जो कानून जो बनाया गया है उस पर अगर हमने अमल ना किया तो हमें अपना गुनाह मिलेगा, अगर हम उस पर करेंगे तो सवाब आपने मिलेगा। ये भी लिखा है कि मोमिन की सी खुसूसियात चाहिए वहाँ पे शरीयत की? एग्जैक्टली, वो जापान की नेशनलिटी का मैंने मजमून लिखा, उसमें मैंने ये लिखा कि जब जापान की नेशनलिटी लेते हैं तो उसके साथ उस शख्स को पूरा ये बताना पड़ता है कि आप कितने ईमानदार हो, कितने अरसे जापान में रह रहे हैं, इस अरसे में आपकी कारकर्दगी क्या रही है, अगर आपने शादी की तो आपकी बीवी बच्चों के साथ आपका रवैया कैसा है, अगर आप किसी इलाके में रह रहे हैं 10 साल से 15 साल में, उनके पड़ोसी आपके साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं, सामने वाले से कैसे हैं, आप टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है ना, अब वक्ती पाबंद हैं या नहीं है, आपके बातचीत करने का अंदाज क्या है, आपका लिबास कैसा है, आप किसी से बात कैसे करते हैं, आप गुस्से में तो नहीं आते, ये सारी चीजें चेक करते हैं वो, आप पढ़े लिखे हो या नहीं। तो ये सारी चीजें जो ना, वक्ती पाबंदी करना, टैक्स अदा करना, ज़कात देना, ये सारी मोमिन की खसूसियात है। नमाजें पढ़ना। कितने साल दरकार है वहाँ की शरीयत लेने के लिए? कितने साल? 5 साल। 5 साल, लेकिन 5 साल में उनकी रिक्वायरमेंट वो पूरी करनी है कि आपको पढ़ना है। यानी कि मैंने ही कहा कि जो इंसान जो झूठ बोलता है वो नहीं ले सकता, जिसकी गाड़ी के चालान बहुत ज्यादा हुए हैं, वो देखते हैं पिछले 3 साल में आपकी गाड़ियों के चालान, लाइसेंस के चालान कितनी बार हुए, तो उसमें अगर कोई ज्यादा हो गए तो उसको भी फिर वो मना करते हैं। यानी कि बिल्कुल एक सीधा साधा सिंपल आदमी होगा, वो चाहे अमीर है चाहे गरीब है, इससे कतई नजर उसको नेशनलिटी देते हैं। यानी कि मोमिन की जो खसूसियत है, मोमिन तो एक होता है जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता। अच्छा, इसमें जर्मन जबान हेल्प करती है कि अगर आपको जर्मन आती है तो बहुत हेल्पफुल है ना? बिल्कुल। मजे की बात ये है कि यहाँ के जापान की अदालतों में हूँ मैं, एज ए ट्रांसलेटर हूँ मैं, इंडियन और पाकिस्तानी ज्यादा है, और
अब देखें वहां के जो कवानीन कैसे हैं, मैं छोटी छोटी मेरे अभी ना 7 मज़ामीन लिखे हैं, वो हो सकता है किसी किताब में शामिल करूं मैं, जापान का जो अदालती निज़ाम और यहाँ का जो सिस्टम जो है उसका अदालती निज़ाम और उसकी जो इंसाफ जो है उसके बारे में 7 मजमून में लिख चुका हूँ मैं ना, तो कभी भेजूंगा मैं आपको। तो जितनी भी मैंने उसका अदालतों के बारे में लिखा, ये डिस्ट्रिक्ट अदालत है, ये सेशन अदालत है, ये हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, उसको क्या कहते हैं जयपुर, ये कितनी तादाद है, इसमें क्या क्या करते हैं, यानी कि एक यहाँ पर एक फैसला जो है अगर एक मुजरिम पकड़ा गया है तो उसको 1 महीने में फारिग कर देते हैं, 1 महीने में फैसला उसका ना। और कत्ल का अगर होता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगता है। और मिसाल के तौर पे देखें, अच्छा चोरी कोई करता है, चोरी चाहे उसने यहाँ पर 1 यन की है चोरी, 10 यन की चोरी, यानी कि मैंने एक पाकिस्तानी का ट्रांसलेशन किया, उसने सिर्फ और सिर्फ 80 यन यानी कि 100 रुपए बनते हैं, यानी कि कैन खरीद सकते हैं आप ना, वो भी नहीं खरीद सकते उससे, उसने एक छोटा सा कैन वाला चोरी किया। अच्छा वो जब यहाँ पर जापान में कैमरे लगे होते हैं, जगह जगह कैमरे लगे होते हैं, वो जब तक उसको आदमी को पकड़ते नहीं जब तक कि वो बाहर ना निकल गया, उसने कैन लिया, उसने अपनी उसमें जेब में डाला और उसने बाहर निकल गया, बाहर जाके अपनी गाड़ी में बैठने लगा, तो फिर वहां पर आके मैनेजर ने उसको पकड़ा कि जी आपने ये जो पैसे जो कैन लिया इसके पैसे नहीं दिए आपने, तो वो फिर वहां से छुड़ा के भागने लगा, उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको पुलिस के हवाले किया। अच्छा पुलिस के हवाले जब किया तो उसकी अदालत लगी, फिर अदालत में पेश हो, फिर अदालत में उसका ट्रांसलेशन करने के लिए गया, तो जज ने उससे पूछा कि भाई आपने जो चोरी की थी तो क्या आपके उस वक्त पैसे कितने थे, तो सारी जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की उसने कहा उस वक्त इसके पास इतने पैसे थे कि ये खरीद सकता था, यानी कि उसके पास 1600 यन थे और इसने 80 यन की चोरी की है, उसकी जेब में 1600 यन थे, अगर उसकी जेब में पैसे ना होते तो वो उसको सजा नहीं होनी थी, तो बोला कि आपके इतने पैसे थे और आपने फिर इसकी चोरी की आपने, और इसलिए चोरी को रोकना छोटी है या बड़ी है, चोरी एक बुरी आदत है, आज आपने छोटी किया कल आप बड़ी करेंगे, लेकिन एक बात ये है कि आपको सजा दी जा रही है 6 महीने की, लेकिन ये सजा जो 6 महीने की सजा जो है इसको पोस्टपोन किया जा रहा है, ठीक है, 6 महीने की सजा आपको दी जा रही है, बट इज गोइंग टू बी सस्पेंडेड फॉर 3 years, 3 साल तक ये सजा आपको नहीं देंगे, आज हम आपको फारिग कर रहे हैं, रिहा कर रहे हैं, आप जाए, बट विद इन 3 years, आज से लेके 3 साल तक, इस दौरान अगर आपने कोई नया जुर्म किया कोई भी किसी का, उसकी सजा अलग, और ये 6 महीने जो आपको सजा दी गई है ये जनरेट होकर प्लस होकर आपको डायरेक्ट जेल में जाना पड़ेगा। बिल्कुल जर्मनी में तो ये मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि कवानीन से ना, कि मतलब इस तरह के कवानीन जो यहाँ पे जो है उसको उसकी इस्लाह करने के लिए कि वो 3 साल उसको मौका दिया जाए सोसाइटी में जाके का, ताकि अपने आप को अच्छा बन सके। और मैंने देखा यहाँ पे जो लोग जो बार जो क्राइम करते हैं उनकी सजाएं सख्त हैं, लेकिन जो पहली बार जो जुर्म करता है, किसी भी किस्म जुर्म करे, और दूसरी बात ये कि अपने जुर्म को तस्लीम कर ले और शर्मिंदा हो अपने विक्टिम से, उसकी फैमिली से, तो वो उसकी सजा और कम हो जाती है कि इसने जो ना बहुत मुतासिर हो रहा है और उसकी सजा कम कर देते हैं। पहली बार जितना मर्जी जुर्म क्यों ना हो, सिवाय कत्ल के ना, उसको माफ कर देते हैं, पहली बार छोड़ देते हैं 5 साल के ऊपर 3 साल के लिए उसकी सजा, लेकिन मुजरिम करार दिया गया वो। तो छोटे छोटे कवानीन है यहाँ पर, और कवानीन चेंज भी होते रहते हैं, और कवानीन पे जो है ना यार रात के 2 बजे भी आप जाएं यहाँ पर तो कोई जवान लड़की जा रही है, वो नशे में टूंगी होगी, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि उस लड़की को हाथ भी लगा ले, इसको टच कर ले, बिल्कुल हर इंसान ऐसे घूम रहा है जैसे अपने घर में घूम रहा है, कोई किसी की तकलीफ नहीं है, कोई कुछ नहीं। आप अपना पर्स भूल जाए, आप अपने पैसे भूल जाए, कोई चीज भूल जाए, फोन भूल जाए, तो दूसरे दिन आपको मिल जाएगा। बड़ी बात। और जो अभी आपने मोमिन वाली बात की, मजे की बात यह है कि नेशनलिटी लेने के लिए हम सब बड़े आराम से मोमिन बने रहते हैं और मोमिन की तरह रहते भी हैं जर्मनी में, जापान में, है ना मजे की बात? जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ना यहाँ पर आपको कोई सड़क पे थूकता नजर आएगा, ना कोई चीजें फेंकता नजर आएगा, ना कूड़ा वो बाहर अपने घर से निकाल कर फेंक देगा। वो सारी आदतें जो एक मोमिन में होनी चाहिए वो यहाँ सारे बैरूने मुल्क में यही आलम है। देखिए यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर में सब धक्के दे रहे होते हैं, और यहाँ से बाहर हीथ्रो पे खड़े हो गए, लाइन सीधी स्ट्रेट लाइन, टोरंटो पे खड़े बिल्कुल सीधे खामोश तमीज, लेकिन बस यहाँ कूड़ा भी फेंकेंगे, धक्के भी देंगे, आगे भी जाएंगे, ये भी करेंगे, बस यही है। बाकी सब जगह बहुत फरिश्ते बन जाते हैं हम सब लोग। अच्छा ये बताइए जनाब, क्या आपकी किताब में बहुत सारी बेशुमार खूबसूरत तस्वीर शामिल है, ये फोटोग्राफी का शौक कब से है आपको? और जबरदस्त मुझे मैं बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हूँ, बहुत मैं अपने मोबाइल से तस्वीरें खींचता हूँ, मैंने कभी कैमरा नहीं रखा अपने पास, कभी भी नहीं कैमरा रखा, वो जो प्रोफेशनल टाइप को कंधे पर रखा हुआ है, मैं हमेशा मोबाइल से ही तस्वीरें खींचता हूँ। मैं ना जब मोबाइल नहीं था, जब मोबाइल का जमाना नहीं था तो छोटा कैमरा हुआ करता था मेरे पास, उससे करता था, लेकिन पिछले 25 साल से मोबाइल से ही तस्वीरें खींच रहा हूँ। मुझे कोई मतलब मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन
पता नहीं अच्छी तस्वीरें आ जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किताब में अगर शामिल की जाए, क्योंकि पहले की मैं पुराने जो सफरनामे पढ़ता हूँ इब्ने इंशा के या और जो दूसरे बड़े सफरनामा निगार है, उसके अंदर तस्वीरों की बड़ा फिकदान था। तो अच्छा मेरी कोशिश ये होती है कोई सफरनामा लिखूं तो उसमें उस इलाके के जिस जिस लोगों से मिला हूं मैं, जो मेरे मेजबान है, वो उनकी तस्वीर उसमें जरूर शामिल हो। तो एक सफरनामे की 8 से 15 तस्वीरें शामिल हो जरूर, और उसमें जी जी वहाँ की जो वहाँ के इलाकों की, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी, और फिर वो जो मेरा मेजबान है, जो मेरे दोस्त मेरे खातिर जो उन्होंने टाइम खर्च किया, उनकी तस्वीरें, क्योंकि जब तक किताब रहेगी उनकी तस्वीरें भी इसमें वो उसमें बेशक। महफूज रहेंगी वो ना। तो ये मेरे, और और वो दूसरी बात बहुत मैं ही ये जरूर लिखता दिलचस्प हूँ। किस्सा है आपका कि वो जो आप 88 में सिंगापुर गए थे और कौन रफीक साहब थे, जो जी जी असल जी, रफीक साहब की जगह आप उनर रफीक साहब के मेहमान बन गए, वो दिलचस्प है, वो सुनाइए, वो बड़ा बहुत दिलचस्प था सुंदर जी। है। हाँ वो जी वो हाँ, वो ये हुआ कि मैं जब जापान से जो जा रहा था तो मेरा एक दोस्त था, तो उसने कहा कि भाई वहां पर रफीक हैं, वो अपना वो बड़े होलसेलर उसके परफ्यूम के, तो उन्होंने मुझे उसका एड्रेस दिया। अच्छा वो जो रफीक साहब थे वो भी मेरे बराबर के थे, 24 साल के थे, मैं भी 24 साल का था। तो जब मैं उधर सिंगापुर गया हूँ मैं, तो मैंने कहा उन्हीं की दुकान पे गया मैं। अच्छा तो मैंने कहा जी मुझे रफीक साहब से मिलना है। तो वो आए उठ के बोला जी मैंने कहा जी मुझे इरफान ने भेजा है कि मैं आपसे मिलकर जापान जा रहा हूँ, तो मुझे एक रात यहाँ रहना है। तो उन्होंने कहा था कि आप मेरी मेजबानी करेंगे। मैं बोला हाँ ठीक है आ जाए। उसका कोई इरफान दोस्त होगा, कोई और दोस्त का कोई दोस्त होगा। अच्छा मेरा भी दोस्त था, अच्छा वो ये खुद रफीक, और इनके पास जो मुलाजिम था उसका नाम भी रफीक। अच्छा अब वो मुझे देख के उसको अंदाजा नहीं होगा ये इसका मुलाजिम का दोस्त होगा, उसने बोला ये इरफान ने भेजा होगा। अब इसने इरफान से तस्दीक भी नहीं करी अपने इरफान दोस्त से। अच्छा मेरा जो इरफान दोस्त है वो दूसरा था। अब जनाब उसने मुझे अपना काम, बहुत अमीर, बहुत, अब तो वो बहुत अमीर हो गया अभी जब मैं गया ना, मेरा नहीं, लेकिन वो पूरी परफ्यूम की वहां पर जो ना उनकी होलसेल की मार्केट है, पूरे सिंगापुर में परफ्यूम वो सेल करते हैं, यानी कि बहुत अरबपति लोग हैं वो लोग ना। तो उनकी वालदा जो मलेशियन थी और वालिद साहब उनके पाकिस्तानी थे, तो बड़ा खूबसूरत लड़का रफीक। तो उसने जनाब उस दिन मुझे सारा दिन घुमाया फिराया, अपने घर लेकर गया, अपनी वालदा से मिलाया, अपनी मंगेतर से मिलाया, अपने भाई से अपनी भाभीियों से मिलाया, और अपने घर में मुझे पूरा एक कमरा दिया रात को सोने के, सारा पूरा सिंगापुर मुझे घुमाया फिराया। फिर अपने एक दो उनके कोई रिश्तेदारों में कोई एक पार्टी थी वहां भी लेके गया, सबसे मेरा तारुफ कराया कि मेरे दोस्त है जापान जा रहा है ये। अच्छा दूसरे दिन इत्तेफाक से जब मेरी फ्लाइट थी मुझे एयरपोर्ट में छोड़ने के लिए, अभी अभी टाइम बाकी था, तो मैंने कहा चलो मैं इरफान को बोल दूं कि यार वो रफीक से मेरी मुलाकात हो गई है। तो मैंने कहा जरा बात करना रफीक, अपना इरफान से बात कीजिएगा इरफान से। तो बोला इरफान, तो बोला हाँ भी रफीक वो हो गया। तो बोला यार कौन से इरफान? बोला यार मैं कराची में आता हूँ। बोला है अच्छा, नहीं 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 वो अच्छा रफीक, तुम कौन रफीक? बोले यार मैं रफीक। बोला नहीं, बोला वो रफीक वहां पर आपका मुलाजिम जो है ना, उसके बाद मैंने भेजा था अपने दोस्त को। उसने कहा अच्छा, जब आपके इसके तो जाने का मौजे टाइम हो आ गया तो मुलाजिम गए, भी भेजा। मजे आ गए। तो मैंने वो एक ही दिन में मजे भी आ गए, उससे भी मुझे एयरपोर्ट छोड़ा, लेकिन उससे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो आज भी उससे मेरी दोस्ती कायम है, इसी गलतफहमी में एक अच्छी दोस्ती उससे हुई मेरी। शुक्र। है जनाब, ये तो सारी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो गई। ये बताइए टूरिस्ट के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है घूमने फिरने का? कैसे जगह, कौन सी जगह जाना चाहिए, और ये कि जहाँ किसी आपके शहर दोस्त या हो, मुल्क में जाएं तो जहाँ जहाँ किस जगह जहाँ कयाम आपके करें कि दोस्त। इजी रहे मजा मूवमेंट में? जी अच्छा देखिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जहां भी जाऊँ ना, पहले तो वहां के दोस्त तलाश करूं कि वहां पर कोई भले से दो हो, 2 या 3 दोस्त हो, वो खुद आगे कर लेगा 15-20 में। आपके वहां पे 2 दोस्त हो ठीक है, लेकिन मैं चाहे कहीं भी जाऊं, मैं यहाँ से अपने होटल की बुकिंग करवा के जाता हूँ। हालांकि मुझे जिद करते हैं मेरे दोस्त के नहीं आपने यहाँ पर ठहरना, हमारे घर में ठहरना, हमारी हवेली में ठहरना, वो कर, मैं कह नहीं, मैं इसलिए नहीं ठहरा कि मेरे नखरे बहुत ज्यादा, चाहे मुझे सस्ता सा होटल करना पड़े, मैं होटल में अब एक तनहा रहना चाहता हूँ मैं। मैंने कहा सिर्फ आप मुझे टाइम देंगे मेरे लिए यही काफी होगा। तो आपने जिस मुल्क में जाना सबसे पहले तो वहां के अपने 2-3 दोस्तों को आप तलाश करें कि आपके 2-3 दोस्त हैं। यकीनन हम जो राइटर हैं हमारे दोस्त हर जगह हैं, सरवर भाई से हमारी ऐसी दोस्ती हुई थी, ठीक है ना, जब मिलते हैं तो ऐसे पहले से हम लोग काफी अर्से से मिलते रहे। तो पहले तो ये देखिए आपके 2-3 दोस्त हो राइटर आपके, तो वो फिर आपको एक मजा भी आएगा जाने का। वो आपको वहाँ के जो मकामी जो लोग होंगे वो आपको घुमाने में ज्यादा मजा आता है। जो लोग अकेले चले जाते हैं टूरिंग के लिए, वो तो उनको तो 2 दिन तो उनको करेंसी का चेंज करने में पता नहीं चलता कि करेंसी के इसके रेट क्या है, मैं कितना खर्च कर रहा हूँ कितना नहीं कर रहा। उसको उसको तो 2 दिन तो उसमें लग जाएंगे उसको। लिहाजा अगर मैं समर में एक बार जर्मनी आता हूँ मैं, तो मुझे जर्मन बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जहां हाँ, भी वो जाने का साथ टैक्सी में वाले ने सफर आपसे बहुत ज्यादा पैसे लिए वहां पे, कहाँ पर? और जबकि 80 येन में दूसरे साहब आ गए मजे से। कहाँ सरवर गजाली साहब भी पहुंचे थे ना वहां, तो क्या ना यार, मेरा ख्याल है ये याद फीजी नहीं का जिक्र था। कहाँ कहाँ नहीं, फिजी तो मैं गया नहीं कभी। फीजी फिजी नहीं गया हूँ गए? मैं। आप आप गए कहाँ हैं? मेरा आखिरी फिजी का ही है, मेरा आखिरी टूर जो लगा फिजी का है।
तो अच्छा, एक वाक्य और सुनाता हूँ मैं आपको। मैं ना अपने बच्चों को दोनों को ये 8-9 साल पहले की बात है, कराची लेके गया मैं ना। मैं चलो यार ये बड़े होते जा रहे हैं तो बाद में पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो बड़ा वाला जो है अभी कोई मेरे ख्याल से 15 साल का था, हाँ अब 27 साल का है, तो 15 साल का था। तो छोटा वाला जो है वो 11 साल का था। तो जब मैं इनको कराची लेके गया तो मैंने चलिए तुम्हें लेके चलते हैं मनोड़ा, जहाँ पर हम लोग बचपन में अपनी अम्मी के साथ जाया करते थे। अच्छा वहां गए हम लोग, तो वहां पे वो आपको पता है कि साहिल समुद्र पे जो वो ऊंट भी हैं घोड़े भी हैं, तो ये दोनों मचल गए यार, हमने तो घोड़े पे इस पे ऊंट पे बैठ रहे हैं। तो आया ऊंट वाला आया तो उसको बोला जी इन दोनों को बिठाओ वहां पर ना। तो मैं बोला मैं नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ खड़ा तुम्हारी तस्वीरें बेचूंगा। वो ये तस्वीरें में दिखा कहाँ गए? तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ना अच्छा वहां पर जब गया तो एक बच्चा आया मेरे पास, एक छोटा बच्चा 11-12 साल का होगा। तो मुझे बोलता है कि सर मैं इनकी तस्वीरें खींच लूं। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा दो तीन खींच लो यार, सही यादगार होगी। मैं भी खींचूंगा, तो अपने कैमरे से खींचो, जल्दी मुझे मिल जाएंगी। बोला ठीक है। जब वो ऊँट से दोनों भाई जब घूम फिर के आए वापिस, तो हम लोग जाने लगे। तो बोलता है बच्चा बोलता है अरे बाबा किधर जाता है? मैंने क्या हो गया? बोला ये 22 तस्वीरें खींची हैं इनकी। मैंने कहा तुम 22? मैंने कहा भाई तो ये 2-3 तस्वीरें कहा था, बच्चा छोटा था ना। तो मैं भी बता, मैंने आपको तो 2-3 तस्वीरें नहीं थी, आपने 22। बोला नहीं, ये आपका जो दोनों ये बड़ा वाला लड़का ना, ये बार बार मेरे को यूं करता था, यूं मैं उधर जाता था उधर यूं करता था, उधर यूं करता था, ये भी यूं करता था। मैं समझ, मुझे बोला 2 तस्वीर और खींचो, 2 तस्वीर और खींचो। तो मैंने 22 तस्वीरें खींची। मैंने कहा सही। तो बोल रहा कि इसका जो 1800 रुपया बन गया, आप 1800 रुपये दो। अभी मैंने कहा नहीं यार, मैं मजाक करने लगा। मैंने कहा यार इतने पैसे तुमने ज्यादा की है, मैं तो तुम्हें इतने बोला नहीं था। ऐसा करो इसमें 4-5 तस्वीर दे दो और बाकी मैं तुम 500 रुपये देता हूँ। बोलता नहीं नहीं तुम पूरा पैसा देगा, तुम किधर जाए? फिर मुझे बोलता है ओ बाबा तुम पढ़ क्या कर रहा है? तुम्हारे साथ तुम तो टूरिस्ट गाइड है, तुमने अपनी जेब से पैसा देना है क्या? अबे मैंने कहा भाई ये मेरे बेटे हैं वो ये समझे कि मैं टूरिस्ट गाइड के साथ मतलब तुम पढ़ क्या कर रहा है? तुमने कौन सा अपनी जेब से देना है? बकवास करता है, पैसा निकालो। छोटा सा बच्चा था ना, प्यार आ रहा था। उसको मैंने 1800 रुपए देके मेरी जान छुड़ाई। ये तस्वीर ये माशाल्लाह, ये तो बहुत दिलचस्प सा है। अच्छा इसके बाद क्या हुआ? अच्छा हमने वाली तस्वीर ले ली, आगे जाने लगे। फिर एक बच्चा और आया पीछे, उसने फिर मेरे पीछे से बाजू पकड़ा। तो बोलता किधर जाता है? क्यों, अब क्या हो गया? बोला ही मेरे घोड़े के पास भी तस्वीरें खिंचवाई इन लोगों ने। बैठे तो नहीं है। बोला नहीं नहीं पोस्ट तुम्हारा है ना मेरे घोड़े के पास, मेरे घोड़े का तस्वीर आया इसमें, तो मेरे को भी पैसे दो इसका। तो घोड़े के पास तस्वीरें खिंचाई, उसके भी पैसे दो। ये एक दिलचस्प वाकया वहां पर मुझे पेश आया, तो बच्चे भी बड़े खुश हुए। बहुत खूब। ऊंट की सवारी में ये है कि उसके कल बड़े टेढ़े होते। बचपन में मैं जब पहली दफा ऊंट पे बैठा तो मैं बिल्कुल डर गया। कोई एक दफा बिल्कुल सामने जाता है, वो बिल्कुल फिर पीछे आता है, ऐसा लगता है कि इंसान अब गिरने वाला है। शबाना आप कुछ पूछना चाहेंगी नासिर से? नहीं, क्या हमने उनके कुछ पढ़े ही नहीं तो पूछे क्या? खाली उनका नाम कुछ अजीब सा नहीं है, पहले के साथ दूसरा वाला नाम। चलिए नासिर, उनका पूरा नाम क्या है? वो उनकी बीवी का फैमिली नेम है, बीवी का फैमिली। नासिर से सुनते हैं ना, वो सुनाएंगे, बताएं। जी वो इसीलिए थोड़ा सा ये है ना, वो दरअसल ना क्या कहते हैं कि जापान में ना अपना जो फैमिली नेम होता है वो इसी तरह के होते हैं। जैसे नाकागावा हो गया, नारिता हो गया, ये और उसके उनके मायने बड़े मजाक का खेल है। जो फैमिली नेम होते हैं ना, जैसे नाकागावा है, इसके जो लफ्जी तर्जुमा अगर किया जाए इसका होता है दरिया, मरकजी दरिया। मरकजी दरिया। जैसे सुजुकी है, सुजुकी आपने सुना होगा ना, सुजुकी गाड़ी है या कोई भी है, सुजुकी। जी। सुजुकी का मतलब होता है पेड़, लकड़ी, अपना दरख्त, ट्री। सुजुकी खजाने का पेड़। सुजुकी। अच्छा ना, ये बड़ी बात काम की बात चल रही है ना। इसी तरह जैसे फूजी, मतलब जो जितने भी नाम होते हैं यहाँ पर उसके मायने होते हैं। ये समय अगर इनका तर्जुमा करते चले जाएंगे तो ऐसा लगे जैसे हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो नाम होते हैं ना, टमाटर खान, दरिया खान, समंदर खान होता है ना, पठानों में होता है समंदर खान, दरिया खान, टमाटर खान, बुलबुल खान, कोयटा खान। तो इसी तरह के इन लोगों की फैमिली नेम है जापानीज के भी। तो सबके मायने निकाले जाए तो वो होते हैं। बाकी दूसरा नाम इनका अलग होता है, जैसे हम लोग रखते हैं अपना नाम, नासिर रख लिया, अहमद रख लिया, तो ये इनका फैमिली, जैसे भट्ट हो गया, मलिक है, चौधरी है, तो ये यहाँ पर फैमिली नेम। जब मैंने शादी की और जब मैंने नेशनलिटी ली तो एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि आपकी मर्जी, आप चाहें तो जापानी नाम भी अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी फैमिली नेम। तो फिर मैं हूँ वैसे गिलानी हूँ, मेरा नासिर गिलानी, मेरा नासिर अहमद गिलानी। तो फिर मैंने अपनी वाइफ का नाकागावा वो चेंज किया, अपने उसमें लगवाया। अच्छा इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं
मतलब होता है ना कि घर दामाद बन गया, ये इसका मतलब नहीं होता, ये होता मिसाल के तौर पे। हाँ, मिसाल के तौर पे लेकिन आपकी लड़के बात का नाम भी काट रहा हूँ। सुजुकी है, लड़की का नाम भी सुजुकी है ना, लेकिन दोनों सुजुकी होंगे ना एक दफा, लेकिन वो घर का सरबराह होगा वो सुजुकी होगा। तो ऑप्शन थी, तो फिर चूंकि दोनों बच्चे थे तो मैंने कहा बच्चे एहसास कमतरी का शिकार ना हो, क्योंकि उस जमाने में जापान में थोड़ा सा बच्चों के बुलिंग करते थे, तासुब करते थे थोड़ा। तो मुझे ये बड़ा डर था कि मेरे बच्चों को कहीं तासुब ना हो ना। बड़ा वाला तो खैर माँ की तरह लगता है बिल्कुल, लेकिन छोटा वाला जरा उसकी शक्ल मेरी तरह है, शाहरुख की। तो मैंने इसलिए फिर उनका नाम मैंने नाकागावा रखा, ताकि ये बच्चों को भी एहसास कमतरी ना हो। और उनके नाम भी मैंने दोनों रखे, शाहरुख योस्के और आदिल यूता। आदिल सही नाम यूता और नाकागावा, नाकागा फैमिली हो गया। यूता का मतलब होता है, यूता का मतलब होता है आफ्ताब, और योस्के का मतलब होता है मेहताब। दोनों का अगर आदत करके मिलाए तो मेहताब और आफ्ताब उनका बनता है। तो वो इनकी नानी नाना ने रखा था। तो मैंने बोला कि बच्चे जो है एहसास कमतरी का शिकार ना हो, अगर पाकिस्तान में भी जाते हैं वहाँ पे आदिल कह सकते हैं, यहाँ पर है तो यूता और नाकागावा इनका फैमिली नेम है, ताकि स्कूल में कोई प्रॉब्लम ना हो और बड़े हो गए ये कह सकें कि पापा ने हमारी खातिर जो है ये इतना बात। इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो जो हमारे जो ससुर थे वो मरहूम, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। एहसास होता है कि आप अपनी बेगम को कितना चाहते हैं, कि आपने उसको भी चाहता हूँ, उसको भी चाहता हूँ। और मेरा वो तो उन्होंने लिखा है कि वहाँ पे सब जन्मरीद हैं और बहुत खुश हैं, बिल्कुल किताब में लिखा है। बहुत चाहता हूँ, उसको भी चाहता हूँ मैं जी, और उसको भी बहुत चाहता हूँ। और अब दूसरी बात ये कि जो मेरे जो ससुर थे वो मुझे बहुत चाहते थे, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि यार हमारी एक ही बेटी है। तो इसके बड़े भाई की डेथ हो गई थी जवानी में ही, तो कहने लगे यार अगर तुम नाकागावा वो कर लो तो क्या है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। अब इस वक्त हमारे साथ बड़ी बीवी रहती है हमारे साथ, और बीवी भी मैं उनको अपने साथ लेकर आया हूँ हमारे साथ। वो अपने घर में छुड़ा के, मैंने जब नया घर लिया था ये वाला, तो हमारे साथ रहती है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए सलाम, तो आप कोई सवाल करें जी। सलाम, पूछिए आप कोई सवाल। सवाल मेरा जो था वो सवाल शबाना आपा ने रख दिया और उससे मैं मुस्तफिद हुआ। वैसे मैं अलग एक पॉइंट पर बात करना चाहूंगा कि जैसा कि जापान में चोरी की बात नासिर भाई ने बताई, तो मेरा तजजिया जो है चोरी के मुतालिक, ये एक मजबूरी की हालत में लोग चोरी करते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, हमारे यहाँ सारे उसके नहीं, कुछ शौकिया भी करते हैं, कुछ आदतन भी करते हैं। पहले इनकी बात आदतन बाद में होती है, लेकिन सुनते हैं। बात जो है मजबूरी के पेश नजर होती है, और फिर ये रफ्ता रफ्ता जो आदत सी बन जाती है। आदत बन जाती है ना जी। बात ये है कि एक इसके पीछे एक लालच काम करता है। जैसे आपका एक मोबाइल देखा, बड़ा खूबसूरत मोबाइल है, हालांकि मैं इसको खरीद सकता हूँ, मेरे पास एबिलिटी भी है, मगर मुमकिन है कि वो मुझे दस्तियाब न हो। इस सूरत में मैं आपसे मोबाइल चोरी कर लूँ। तो ये मजबूरी वाली बात है, और दूसरी लालच वाली बात है। तो बर्रे सगीर, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये तो हमारा अजीम मुल्क है। बिल्कुल। यहाँ बहुत से मतलब पीर मुगाल वगैरह वगैरह बहुत है। इसके बाद भी यहाँ से जो है बुराई खत्म नहीं होती, बल्कि खत्म नहीं होती, वो हर रोज आए दिन जब बुराई जन्म लेती। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं जैसे सरवर गजाली सर, नासिर सर, आप लोग डेवलप कंट्री में हैं, और जहाँ तक खबर है कि डेवलप कंट्री में जो है इंसान को खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाई जाती है। इंसान की मजबूरियों को खत्म करने के लिए लोग वहाँ क्या कहें, सेंट्रली उनकी ये कोशिश होती है कि यहाँ ऐसे लोग, ऐसे हालत हो, ऐसा माहौल हो कि लोग खुश रहें और उनको चोरी करने की नौबत ना आए। और यही वजह है कि वहाँ कोई मजहबी ताकीद नसीहत न होने की वजह कर भी वो लोग चोरी, बुराई, झूठ से परहेज करते हैं। बिल्कुल। हालांकि ये इंसान की फितरत में मौजूद नहीं है ये बात। कोई भी बुराई जैसे बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं ना, उनकी तो नहीं फितरत। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जापान, बर्लिन, ये सब में जो है आम लोगों की क्या हालत है? क्या वाकई उनको चोरी करने, उनकी हालत उनको चोरी करने पर मजबूर करती है? हाँ,
देखें जापान में, आपने अभी कहा ना इंसान फितरी तौर पे उसके अंदर ये चोरी की आदत नहीं होती है, लेकिन वो मजबूरन करता है, बाद में ये आदतन करता है। लेकिन जापान में चोरियां भी हैं, जापान में चोरियां बहुत ज्यादा हैं, छोटी छोटी चोरियां बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे बारिश हो रही है, किसी के दरवाजे में छतरी रखी हुई है, उसने बोला यार छतरी नहीं, उसने छतरी उठाई है, आगे चला गया, वहां जाके फिर फेंक दी इसने। अच्छा, रात को नशा करने के बाद वो जा रहे हैं, पता चला वो अब घर जा रहे हैं, तो वो टनारी में जा रहे हैं, किसी के दरवाजे में साइकिल खड़ी हुई है, तो उसने साइकिल पकड़ी, बैठ के आगे जाके साइकिल छोड़ दी अपने, वो चले गए, लेकिन पकड़ा जाता है, उनको सजा मिलती है। अच्छा, इसलिए जापान में जितने घर हैं, एक घर में जितने अफराद हैं, गाड़ी तो हो सकता है कि एक या दो या तीन हो, लेकिन अगर 5 अफराद हैं तो 5 साइकिलें जरूर होंगी। तो साइकिल की अहमियत जो है गाड़ी से ज्यादा है, तो साइकिलों को ताला लगा के रखते हैं जरूर ना वो। तो ये छोटी मोटी चोरियां जापान में होती रहती है। लेकिन देखें, जापान में जो लोग मजबूर होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं, माजूर हो जाते हैं, तो उनको स्पेशल अलाउंस दिया जाता है कि आप जो है ना, आप काम नहीं कर सकते, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो उनको पैसे दिए जाते हैं, महीने की ठीक ठाक रकम दी जाती है। अच्छा, इस तरह जो बंदा जो चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, जब उसकी पूरी थॉरली इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो मालूम होता है कि इसके पास पैसे नहीं थे, घर में भी पैसे नहीं थे, तो वो जरिया आमदनी भी नहीं था, इसने मजबूरन खाने की चीज चोरी की। अब ये देखते हैं चोरी क्या किया है, पता है उसने परफ्यूम चोरी किया, ये तो उसकी जरूरत नहीं थी, वो ना भी चोरी करता तो होता। पता चला कि भूखा था, उसने खाना नहीं खाया था, तो उसने कोई डबल रोटी चोरी कर ली मिसाल के तौर पे, तो वो फिर करते हैं, फिर उसकी इस्लाह करते हैं, इस्लाह करने के साथ साथ फिर उसकी मदद भी करते हैं, और इसको पूरा चेक करते हैं कि ये वाकई आदि मुजरिम तो नहीं है, इसने पहली बार किया या पहले भी किया, तो क्या वजूहत है, ये बेरोजगार क्यों है, इसको फिर उसको अलाउंस लगवाया जाता है बकायदा। ऐसे भी वाकयात हुए हैं, और बड़े बड़े यहाँ पर चोरियां भी होती हैं, और यहाँ पर रिश्वतें भी होती हैं बाज़ बात। लेकिन जो बड़े लोग हैं या जापान में, एक तो ये कि लोगों में जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तकरीबन 19-20 का है। आप अगर ट्रेन में जा रहे हैं सुबह के टाइम, तो मतलब आप ये जज नहीं कर सकते कि आपके बराबर में जो बैठा है ये साइंसदान है, उसके बराबर में जो बैठा है वो स्वीपर है, फिर पता चला बराबर में जो बैठा है वो नाई है, फिर पता चला बराबर जो बैठा है वो जज है, वो वकील है, कोई प्रोसिक्यूटर है। आप उनकी शक्लें, उनके लिबासों से अंदाजा नहीं कर सकते कि ये इतना फर्क होगा लिविंग में। हम तो फौरन तो बता देंगे ना कि ये चाह रहा है, ये इसका ये पेशा होगा, इसका ये, यहाँ से आप उसके जब तक कि आप उसके पीछे जाके चेक नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या है। इसी तरह यहाँ के जो मोहल्ले होते हैं, यहाँ के जो इलाके होते हैं, वो स्पेशल या वो ऐसे नहीं। हमारे इलाके में यहाँ पर कोई इमिग्रेशन डायरेक्टर भी रहता होगा, वहाँ पे जज रहता होगा, वहाँ पे सफाई करने वाला, वहाँ पे कसाई है, वहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, सब घर एक जैसे हैं, सब मोहल्ले के एक जैसे हैं, किसी से उसके पेशे की निस्बत से सलूक नहीं किया जाता कि तुम जो हो गंदा काम करते हो, तुमसे हाथ नहीं मिलाना। बल्कि जो निचले दर्जे का जो काम करते हैं लोग, जो लोगों की सफाइयाँ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, उनकी ज्यादा इज्जत की जाती है, उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। और मैंने ये देखा है कि कई लोग इस स्कूलों के हेड मास्टर, स्कूल की हेड मिस्ट्रेस, वो रिटायर होने के बाद वो स्टेशन पर सफाई कर रही है। यानी उनके नजदीक काम करना बुराई नहीं है, उनके काम करना बुराई नहीं है। अच्छा, काम करना और देखिए जी, यानी कि हेड मास्टर रिटायर हुआ है, ठीक है ना, अब उसको अपना टाइम पास करना है 70 साल 75 साल तक, तो वो कोई भी काम कर लेगा। यानी तो सफाई करनी है किसी दफ्तर में या स्टेशन में, सफाई कर रही होते हैं लोग ना, मैंने देखा वहां पर। तो यहाँ पर ना काम की निस्बत से किसी को अच्छा या बुरा तस्वुर नहीं करते, बस उसके हुस्न अखलाक, उसके आदतों से उसको अच्छा या बुरा इंसान कहते हैं। इसी तरह जापान में रिश्वतें बहुत कम है, लेकिन फौरी तौर पर पता चल जाती है। अभी देखें, पिछले दिनों की बात है, मैंने एक मजमून भी उस पर लिखा था, वजीर इंसाफ मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का जो मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, वजीर इंसाफ, वो मेरे बराबर था ना, 57 की एज थी। उसकी वाइफ ने इलेक्शन में रिश्वत दी हिरोशिमा में, हिरोशिमा जहाँ पर सुना हुआ नाम, हिरोशिमा सिटी में ये इलेक्शन हो गए थे। तो उसने अपनी वाइफ को जितवाने के लिए इलेक्शन में वहां के जो असर रसूख वाले लोग थे उनको पैसे दिए रिश्वत में ना, तोहफे के तौर पर दिए। वो पता चल गया कि इसने इलेक्शन जो कमीशन जो उसकी वायलेशन की है। उसको फौरी तौर पे, वो फेडरल मिनिस्टर था जस्टिस का ना, उसको रिजाइन देना पड़ा। उसने रिजाइन दिया, उसको गिरफ्तार किया, उसकी बीवी को गिरफ्तार किया, दोनों को सबूत मिला के उसको बीवी मुजरिम हो गई। उसके बाद अभी पिछले हफ्ते उसको जो है 3 साल की सजा हुई है, हथकड़ियां लगी वजीर इंसाफ को। यानी कि वो अदालतें जो इंसाफ करती हैं, छोटी अदालत ने, टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको सजा दी है, बहुत अच्छी बात। वो अपील नहीं कर सकता, हाई कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो खुद वजीर इंसाफ रह चुका है। बिल्कुल। तुम जैसा बंदा ऐसा कर रहा है। आपने तो, चलिए ये तो गुफ्तगू हो गई, आपने बहुत ममालिक घूमे, कोई 40 के करीब, तो कौन सा मुल्क आपको सबसे अच्छा लगा एज अ टूरिस्ट, और ये कि वहाँ की क्या चीज बहुत पसंद आई आपको? ओके, देखिए अब मैं फिर बात ये कहूंगा कि सुनाइए छोटा सा, बस एक समझ इसका जवाब। जी सफरनामा समझ गई।
एक तो ये कि ना मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं जितने मौलिक मुझे सबसे अच्छा जापान ही लगता है। इसमें कोई मुबालगा या मतलब वो बड़ाई नहीं नहीं, है, ये तो आपका मुल्क सच है ना, आप हाँ ऐसा सच है टूरिस्ट यहाँ गए हैं। जी। अच्छा दूसरी बात ये, मैं अभी तक जितने मौलिक देखे मैंने, ईरान के लोगों से बहुत मुतासिर हुआ हूं मैं, और स्वीडन के लोगों से बहुत मुतासिर हुआ हूं मैं। स्वीडन के जो लोग हैं जापान से करीब करीब में, सफाई में भी, इखलाक में भी, और बातचीत करने में भी। और ईरान के लोग इतने मिलनसार, इतने खुश इखलाक, और इतने ऑनेस्ट, यानी कि उनके लिबास से, उनकी गाड़ियों से पता चलता है कि अमीर नहीं है, लेकिन उनकी नजरों में हिर्स नहीं है, लालच नहीं है। लालच नहीं। मुझे ईरान में, तेहरान में भी रहा हूँ मैं, फिर आगे शिराज में भी रहा हूँ, लालच बिल्कुल नहीं है। और इतने खुलूस से, इतने इखलास वाले, अगर मुझे दोबारा फिर मौका मिले जाने के लिए, अव्वल तो मैं एक मुल्क में दोबारा जाता नहीं हूँ, इत्तेफाक हो जाए तो चला जाऊं, लेकिन मैंने स्पेशली कभी नहीं जाऊंगा दूसरे मुल्क में ना। लेकिन आप तो कहकर आए हैं कि तुम में से किसी की शादी हुई तो मैं जरूर आऊंगा अपनी तीनों बहनों से, वो जो कन्या। मैंने कहा ना, मुझे दोबारा मौका मिलेगा मैं जाऊंगा ना, वहां जाऊंगा जरूर मैं। और दूसरी बात कि वहाँ के खाने भी बड़े अच्छे हैं, यानी जूद हजम खाने हैं, वो मिर्च वाले नहीं है, लोग अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, वहाँ पर रहने का मजा भी आया। इसी तरह एक और मुल्क है, वो है मॉरिशस। मॉरिशस मॉरिशस में तकरीबन 200 साल पहले जो इंडिया से लोग जो है ना, साउथ इंडिया से लोगों को अंग्रेज लेकर आए थे वहां पर, तो वो मैंने मॉरिशस देखा, तो वहां से मैं इतना मुतासिर हुआ मॉरिशस के लोगों से, कि वहां पर जो इंडिया से जो लोग आए हुए हैं या वहाँ के मकामी जो लोग हैं, उनमें तीनों मजहब हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। अच्छा, जब मैं मॉरिशस गया तो वहां पर कोई हिंदुओं की रस्म की वो चल रही थी ना, 3 दिन कंटिन्यू चल रही थी। वो बड़े बड़े मेले, जैसे हमारे पाकिस्तान में जो जब अपना मुहर्रम की जो होती है तो जुलूस निकलते हैं बड़े बड़े ऐसे, तो वहां पर वो निकल रहे थे। तो मैंने देखा कि उसके अंदर मुसलमान भी शामिल है, वो हिंदू भी शामिल है, वो क्रिश्चियन भी शामिल है, बकायदा जा रहे हैं। और तीनों में फिर मैंने वहां पे देखा मॉरिशस में, उसने बोला जी हमारा ये बराबर वाला घर है ना, ये क्रिश्चियन है और ये वाला हिंदू है, और वो हम 4 मुसलमान हैं। बोले हम लोगों में कोई फर्क ही नहीं महसूस होता, हम लोग से अपने आप को मॉरिशस कहते हैं, और बहुत हमारे लिए ये अच्छी नहीं बात। कि मुसलमान। मैं जी उनसे जी। बड़ा मुतासिर हुआ कि वहां पर कोई मजहब उनके आपस में ताल्लुकात में आड़े नहीं आता। मस्जिदों की भी ताजीम करते हैं, वो मंदिरों की भी ताजीम करते हैं, और जी जी। क्रिश्चियन की चर्च है उसमें भी जाते हैं। तो ये चीजें मुझे पसंद आई कि अगर मुझे मजबूर हो जाए, मुझे जापान से निकल के कहीं रहना है, तो वो एक ईरान होगा या फिर मॉरिशस होगा। बहुत खूब, मॉरिशस बहुत खूब। बहुत अच्छी लेकिन बात। अगर मुझे रहना पड़ जाए। ये थे हमारे आज के मेहमान नासिर नाकागोवा, जिनकी खूबसूरत दिलचस्प बातें। दिल तो यही चाहता है कि हम इसे मुतवातिर आगे भी सुनते रहें, लेकिन वक्त की कमी की वजह कर हमें इस मुकाम पर इनकी इस गुफ्तगू को रुकना होगा और प्रोग्राम को ख़त्म करना होगा। हमें इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर नासिर नाकागोवा से एक बार और अरवर भाई ऐसा कीजिएगा, सलाम भाई, शबाना साहब और शगुफ्ता साहबा के व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दीजिएगा। मैं अपने जो मज़ामीन जो है इनको व्हाट्सएप के जरिए तस्वीर खींच के भेज दूंगा, तो आप हाँ पढ़ लीजिए, बिल्कुल। क्या ख्याल है? और सरवर भाई, जी सरवर भाई मेरी तरफ से दावत दे दीजिए बांग्लादेश आने की, अच्छा लगेगा उनको, यहाँ के लोग अच्छा भी मैंने बहुत आना अच्छे था, होते हैं। मैंने, तो आप यकीन माने मेरे दोस्त हैं, आप मेरे खुद ही दोस्त दावत दें सिंगापुर में। उनको। हम इंशाल्लाह जरूर नेक्स्ट जब भी कुछ आने का ऐसा हाँ सिलसिला बनेगा, इंशाल्लाह हम साथ आएंगे। ये हमारा वादा है नासिर भाई से कि हाँ जब भी जाने का मेरे बिल्कुल। मेरे 5-6 दोस्त बांग्लादेशी हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, और क्या उर्दू बेहतरीन बोलते हैं। बांग्लादेशी दोस्त हैं मेरे हाँ यहाँ पे जापान में, तो मैं मैं थोड़ी इंशाल्लाह सी अच्छा। बात बांग्लादेश आना बयान चाहूंगा। आपकी भी करना चाहूंगा कि आपने जो बात कही वो सबसे अहम बात यही है कि जापान हो, जर्मनी हो, या और दूसरे यूरोपियन ममालिक हो या यूएसए हो, सबसे अहम बात यह है कि यहाँ इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरकारी तौर पर, हुकूमती तौर पर कोशिश की जाती है, लोगों को अच्छी बिल्कुल सहूलियात बहम पहुंचाई जाती है। उसके बाद उनसे इस बात की तवक्को की जाती है या कानून उनसे इसका मुतालबा करता है कि वो ईमानदारी के साथ बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारें, जुराइम ना करें। अगर वो फिर भी जुर्म करते हैं तो फिर कानून जो है उनके लिए कोई रवायत नहीं बरतता, उनको पूरी पूरी सजा दी जाती है। दूसरी बात ये कि यहाँ कानून इसलिए नहीं बनता कि वो गरीब आदमी के लिए है, बल्कि यहाँ का कानून जो है वो सबके लिए। ये बहुत बड़ा झूठ है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन इस पर अगर 80% भी इस पर अमल हो सकता है तो वो इन ममालिक में हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पर जुराइम बहुत कम है। अभी आपने सुना होगा कि एक जो अफ्रीकी नस्ल का इंसान था जो यूएसए में एक पुलिस वाले के हाथों जिसकी मौत हुई, जिसके बारे में बहुत खबरें तमाम चली, आप लोगों को भी पता होगा कि एक पुलिस वाले ने उसके नेक पे अपना घुटना रखा रहा और वो हाँ देखा उस आदमी को 23 साल की सजा हुई है।
23 साल। अच्छा। जबकि हाँ। सरकारी वकील का मुतालबा था कि उसको जिंदगी भर की सजा दी जाए। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून वक्त पर जहां पर उसकी जरूरत है किस कदर सख्ती से अमल पैरा होता है, और यही चीज मुआशरे को सुधारने का बायस बनती है। पहले आप सहूलियात दें और फिर सजाएं उसके लिए मुकर्रर करें। यही तरीका हमें इस्लाम भी सिखाता है। बदकिस्मती से हम लोग मुसलमान जरूर हैं, लेकिन हम लोग इस्लाम के ऊपर अमल नहीं करते। तो इसके साथ साथ आपसे और आप तमाम हजरात यहाँ मेहमानों से मैं इजाजत लेना चाहता हूँ। शिगुफ्ता, आप भी आखिरी कलमात कहकर इजाजत ले लें और हम प्रोग्राम को फिर खत्म करें। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नासिर भाई, नासिर नाकागावा साहब, जो कि जिनका उर्दू जबान शौक है, मशगला भी है और पेशा भी है, और यही जबान उनके रोजगार का जरिया भी है। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और अच्छे मेहमान के साथ हाजिर होंगे, और तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।